अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। ईद का मौका था, ईद हो गई। ईद पुरअमन तरीके से हुई हिंदुस्तान में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन ईद के बाद मैंने सोचा कि गाय बैल भैंस के ऊपर कुछ बात करनी चाहिए, इसलिए कि जिस तरीक़े का हर साल जब भी बकरीद आती है एक वावेला मचाया जाता है कि मुसलमान गाय को काट रहे हैं, बैल को काट रहे हैं। बहरहाल इनकी गाड़ियों को रोका जाता है, लोगों को हरास किया जाता है और ये बताने की कोशिश होती है कि गाय हमारी माता है, मुसलमान इसे खाता है। ये एक नारा देकर जहर फैलाने की जो कोशिश है, इसका कुछ खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिलफ़र्ज़ आइंदा साल से अगर मुसलमान ये तय कर ले कि हम गाय बैल भैंस की कुर्बानी नहीं देंगे तो क्या हिंदुस्तान में क्या हो सकता है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में आज सबसे ज़्यादा गाय बैल भैंस या मवेशियों की तादाद के अगर देखेंगे तो तकरीबन 19 करोड़ ऐसे गाय बैल भैंस है और 10 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें भैंस के नाम से कहा जाता है, भैंस या कुलगे के नाम से। तो बहरहाल 145 करोड़ की आबादी के हिंदुस्तान में तकरीबन 30 करोड़ गाय बैल भैंस मवेशी हिंदुस्तान में रहते हैं और इनको खिलाने के ऊपर जो बड़ी से बड़ी दुश्वारी हिंदुस्तान को पेश आ सकती है उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहा है। अगर मुसलमान ये तय कर लें कि आज हम किसी भी किस्म का बड़ा जानवर खाने से परहेज़ करेंगे तो फिर हिंदुस्तान में खाने के लिए, इंसान को खाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। जो भी चारा, जो भी धान उगाई जाती है, चावल उगाए जाते हैं, वो सब गाय बैल भैंस और या मवेशियों को खिलाने में ही खर्च हो जाएंगे। तो इसका हम अगर संजीदगी से गौर करें तो फिर इसका अंदाज़ा लगाकर हम अपनी हिकमत अमली तय कर सकते हैं। अगर वैसे ही देखेंगे तो कहाँ कहाँ मवेशी ज़्यादा हैं उसका अगर अंदाज़ा करें तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में गाय बैल भैंस के तौर पे जो मवेशी हैं उनको अगर देखेंगे तो तकरीबन 30 करोड़ में जो पूरे हिंदुस्तान में हैं उसका अगर हम अंदाज़ा करें तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2 करोड़, वेस्ट बंगाल में तकरीबन 2 करोड़, मध्य प्रदेश में तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख, राजस्थान में 1 करोड़ 30 लाख, महाराष्ट्र में 1 करोड़ 40 लाख और इन 5 रियासतों का ही अगर हम मुहासबा करें तो इसमें तकरीबन 8 करोड़ मवेशी या गाय बैल भैंस यहाँ पाए जाते हैं। अब इसके ऊपर अगर गुरूर कोई करता है तो हम आज छोड़ देते हैं। अगर हम ये कह दें कि हम आज छोड़ देते हैं तो इसको पालने के लिए जो दुश्वारी हो सकती है इसका अंदाज़ा कोई लगाना, बल्कि मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व तंजीमों को लगाना मुश्किल है, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत बखूबी इसका अंदाज़ा लगा सकती है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश आज सबसे ज़्यादा बीफ स्लॉटर करके एक्सपोर्ट करने वाला पहली रियासत हिंदुस्तान की बन गई है। इसके बाद अगर देखेंगे तो जहाँ पे ये पाबंदी लगाई गई है काटने पे या खाने के ऊपर, उसमें उत्तर प्रदेश सरफहरिस्त है। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा ऐसे रियासतें थे, मध्य प्रदेश ऐसे रियासतें थे जहाँ पे वायलेशंस के ऊपर पेनल्टीज़ लगाए जाते थे। कर्नाटका में कांग्रेस के आने के बाद थोड़ा बहुत वहाँ पे नरमी आई है, लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी है, अब आज हिंदुस्तान में 19 रियासतों में बीजेपी है और वहाँ पे हर जगह किसी न किसी तरीके से यही कहा जा रहा है कि गाय बैल भैंस के ऊपर एक वावेला मचाया जा रहा है। लेकिन हकीकतन ये देखा गया तो ऐसे हिंदुस्तान के बड़े स्लॉटर हाउसेस जो हैं उनके, जिनका मैं आगे जिक्र करूंगा, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट होने वाले बीफ जो हैं उसमें आ रहा है। लेकिन इससे हट के अगर हम देखेंगे तो ये फिट फॉर स्लॉटर या बल्दिया के सर्टिफिकेट की बात है। ऐसे बहुत सारे क़वायद ला रहे हैं जिसको लेकर काटने के ऊपर पाबंदी हटाने की बात हो रही है। लेकिन इससे हट के भी अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान की जो 30 करोड़ के करीब मवेशी हिंदुस्तान में रहते हैं, उसका कोई दुनिया में सबसे लार्जेस्ट इन्वेंट्री या लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है मवेशियों का वो हिंदुस्तान में ही होता है। लेकिन आप हिंदुस्तान में मवेशी तो हैं, कटने की भी बात होती है,
लेकिन ये एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में कम अज़ कम तकरीबन 10,000 मवेशी रोज़ाना ज़ुबा किए जाते हैं। अब वो हिंदुस्तान के लोग खा रहे हैं या एक्सपोर्ट करके उत्तर प्रदेश उससे डॉलर कमा रहा है, ये तो आगे जब इदाद शुमार मिलेंगे तो ही मालूम होगा। लेकिन सरकारी तौर पे इदाद शुमार यहाँ पे कहीं पर भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जब कभी इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में यही बात होती है कि गाय के ऊपर बात हो जाती है या मुसलमान के ऊपर बात हो जाती है, दाढ़ी टोपी के ऊपर लेके बात हो जाती है। लेकिन अगर देखा गया तो ये जिस तरीके से यहाँ पे हिंदुस्तान का सुकून को बर्बाद किया गया है वो कहीं पर भी ऐसी सियासत के तौर पे नहीं हुआ है। आप हिंदुस्तान में कभी मुसलमान को हिंदू से लड़ा देते हैं, कभी हिंदू को दलित से लड़ा देते हैं, कभी ज़ात के नाम पे, कभी मज़हब के नाम पे। बहरहाल आप नए नए चाल चलन करते करते आज हिंदुस्तान की मईशत को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसकी तलाफ़ी होना बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी PIL में बड़े जानवर की कुर्बानी के ऊपर अभी कोई इमीडिएट हियरिंग करने से इनकार कर दिया है। लेकिन इन सब के अलावा जो 10,000 मवेशी रोज़ काटे जाते हैं उसकी अगर हम बात करेंगे तो अल कबीर सतीश सबरवाल की कंपनी है, अरेबियन एक्सपोर्ट्स सुनील कपूर की कंपनी है, MKR एक्सपोर्ट्स मदन एबाद की कंपनी है, अल नूर एक्सपोर्ट्स सुनील सूद की कंपनी है, AOV एक्सपोर्ट्स OP अरोड़ा की कंपनी है और स्टैंडर्ड फ्रोज़न कमल शर्मा की कंपनी है। बहरहाल ये ऐसे हैं कि हर एक नाम में, नाम तो अरबी है लेकिन चलाने वाले पूरे हिंदुस्तान के, बल्कि ऐसे तबके के, ऐसे मज़हब के लोग हैं जिनके लोग यही कहते हैं कि गाय हमारी माता है। और यही लोग इनमें इसको काट कर आज जिस तरीके का एक्सपोर्ट से आमदनी हो रही है उसका अंदाज़ा लगाना बहुत अंदाज़ा क्या, मैं अभी आपको हिंद से आगे बता दूंगा। लेकिन एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि पूरे दुनिया में तकरीबन ये कहा जाता है कि 9 लाख के करीब मवेशी ज़ुबा किए जाते हैं खाने के लिए पूरी दुनिया भर में। अगर हम बात करें हिंदुस्तान में 10,000 है ये तादाद और पूरी दुनिया में 9 लाख के करीब मवेशी को ज़ुबा किया जाता है खाने के लिए। अब एक अंदाजे एक अच्छी एदाद शुमार या मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि 9 लाख मवेशी को अगर एक के पीछे एक, और अगर एक मवेशी की साइज़ 2 मीटर लंबी है और 9 लाख को एक साथ लाइन में खड़ा दिए तो दिल्ली से कन्याकुमारी तक गायों की, बैलों की, भैंसों की एक लाइन नज़र आ सकती है जो पूरी दुनिया भर में ज़ुबा किए जाते हैं। 2025 के तो कोई फिगर अभी तक नहीं आए हैं कि कितने गाय कटे हैं, कितने बैल कटे हैं, कितनी भैंस कटी है या कितनी बकरी कटी है, इसकी तो कोई फिगर कहीं पर भी नहीं आए। लेकिन ईद उल अज़हा जब भी आती है, जब कभी ख़रीब होते हैं तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे एक वावेला मचाकर हमें निशान मलामत बनाया जाता है या हमारे पर ही पूरे फ़िक्रे कसे जाते हैं। अब आइए बात करते हैं एक्सपोर्ट की। आज हिंदुस्तान दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया है। सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट शायद ब्राज़ील हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आमदनी होती है गाय, बैल, भैंस, मवेशी काटने के। और हिंदुस्तान तकरीबन जो सेकेंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बना है उसमें एक अंदाजे के मुताबिक, क्या बल्कि एदाद शुमार जो एग्जैक्ट कहे जाते हैं उसमें ये बताया जाता है कि 3.8 बिलियन डॉलर्स ये डॉलर में कीमत है। अगर रुपये में इसको कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 35,000 करोड़ या 34,177 करोड़ प्लस एंड माइनस। देखिए डॉलर की कीमत जो ऊपर नीचे होती है उसके हिसाब से तो 34,177 करोड़ के करीब 2025 में हिंदुस्तान को जो आमदनी हुई थी बीफ एक्सपोर्ट्स में, और जिसमें उत्तर प्रदेश जहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं वो रियासत सबसे पहले नंबर पर रही है। और ये जो मवेशी काटे जाते हैं, जो एक्सपोर्ट होते हैं, जिसका गोश्त एक्सपोर्ट होता है, वो कहाँ जाते हैं? नाम अगर आप देखेंगे तो सभी नाम तकरीबन अरबी नाम है, हर एक के नाम के पीछे अल लगा हुआ है। अल कबीर हो या अलाना हो या जो भी जितने नाम हुए हैं उसको अगर देखेंगे तो ये पूरे एक्सपोर्ट होते हैं साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, वियतनाम और UAE के यही जगह पे, यहाँ पे हिंदुस्तान की बीफ वहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं। और अगर हम
बात करेंगे कि एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरफहरिस्त है, उसके बाद महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इन रियासतों में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट का काम होता है। और 60% से ज़्यादा, जो 34,000 35,000 करोड़ की बात हुई थी, उसमें 60% उत्तर प्रदेश को बीफ एक्सपोर्ट से आमदनी होती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि जब भी बीफ के नाम आता है तो मुसलमानों पे उंगली उठाई जाती है, मुसलमानों पे हमले होते हैं। तकरीबन 2010 से 2017 के बीच में अगर अंदाज़ा लगाए तो तकरीबन 30 लोग के करीब इस बीफ मॉब लिंचिंग या बीफ टेररिस्ट के हाथों अपनी जान गंवा बैठे हैं। और 125 ऐसे लोग हैं जो अपनी जान तो बचा लिए लेकिन वो ज़ख्मी होकर रह गए हैं। अब अगर हम इससे हट के देखेंगे तो ये बात आती है कि किस वक्त हमारे को कहीं पे कब टारगेट करना है, ये बात आती है। लेकिन फिर भी हमें एक बार सोचना चाहिए कि हम किस तरीक़े से जो इल्ज़ाम हमारे पे लगा है उसको हम कैसा कम कर सकते हैं। और अगर हम हिकमत अमली के तौर पर देखेंगे तो जिस तरीक़े का वार ईरान ने माशी तौर पे अमेरिका को बर्बाद करने के लिए किया है, वैसा अगर हम बीफ नहीं खाते हैं तो उनको खिलाने, उनको पालने वालों की जो परेशानी होगी, जैसा कि बंगाल में हुआ है, बंगाल की जो बात हुई है कि हमने कहा कि आपकी गाय माता है लिहाजा हम इसे नहीं खाते, आप लेके जाके वापस पालिए। तो बड़े बड़े बहुत सारे लोग वहाँ पे परेशान हो गए। तो कोई एक ऐसी हिकमत अमली होना चाहिए जहाँ पे हम ये बात पर पाबंदी लगा सकें कि हम ना गाय खाएंगे, ना भैंस खाएंगे, ना बैल खाएंगे। कुछ हद तक अगर हम रोकेंगे, अगर वैसे भी देखेंगे तो इस्लामी तालीमात में ये आता है या इस्लामी लिटरेचर में ये आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा या सबसे ज़्यादा जो ग़िज़ा आप नोश फरमाते थे वो वेजिटेरियन थी। गाजर, खीरा, ककड़ी की जो बात है वो मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, जहाँ कहीं पे कहीं से गोश्त अगर आ जाता था तो आप नोश फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाते थे। मगर अक्सर उमूमन जो देखा गया है उनके खाने में ये बात आई थी कि सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन खाने को प्रीफर किया गया था। इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, सोच के अपनी हिकमत अमली को बनाने की, हिकमत अमली को तय करने की ज़रूरत है। और अगर हम हिकमत अमली बना लेते हैं या हिकमत अमली तय कर लेते हैं तो उस पर अगर एक बार हम अमल करेंगे तो फिर 1 साल के बाद कौन आपके ख़दमों में आएगा इसका अंदाज़ा लगाना मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आसान है। बहरहाल इन्हीं चंद बातों के साथ मैं ये बताना चाह रहा था कि क्या मईशत पे कितना असर पड़ता है अगर हम सिर्फ़ एक जानवर जिससे कि किसी की दिलजोई होती है या उनकी रुसवाई होती है या उनको मायूसी होती है या उनको गुस्सा आता है, अगर हम सिर्फ 6 महीने या 1 साल के लिए अगर हम पाबंदी लगाते हैं तो फिर कौन किधर आएगा, कौन किस तरफ बैठेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। बहरहाल सोचिए, समझिए और अमल करिए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।